नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अलविदा 2024 बयान, बवाल और सियासत में। साल 2024 खत्म होने को है। ये साल कई मायनों में खास रहा। खासकर राजनीतिक तौर पर यह साल चौंकाने वाले साल के तौर पर याद रखा जाएगा। ये साल कुछ ऐसे पलों से भरा रहा जिन्होंने भारतीय राजनीति में गर्माहट ला दी, साथ ही जमकर बवाल भी मचा। तो दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों ने साल भर न केवल सुर्खियां बटोरी बल्कि जमकर धूम भी मचाई। उनके बयानों से सियासत का गरमाना तो लाजमी ही था। आज की पेशकश में हम आपको उन लोगों के वो बयान सुनाएंगे जिनसे जमकर बवाल मचा, तो साथ ही योगी आदित्यनाथ के वो बयान भी सुनाएंगे जिनके चलते सियासत गरमा गई। तो आइए शुरू करते हैं अलविदा 2024 बयान, बवाल और सियासत। साल 2024 अलविदा कहने वाला है और नया साल 2025 दस्तक दे रहा है। ये साल सियासत के लिहाज से काफी हलचल भरा रहा। देश में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। इस दौरान कुछ बयान ऐसे भी रहे जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया। ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते ऐसी टिप्पणियां की गई जिन्होंने विवाद को जन्म दिया। लिहाज किसी ने नहीं किया। मौका मिला तो जमकर दिल का गुबार निकाला और जब घिरे तो स्पष्टीकरण भी दिया। हम आपको बताते हैं नेताओं के ऐसे ही बयानों के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2025 के आने में अब कुछ ही दिन बचे। साल 2024 जाते जाते कई यादों को छोड़ जाएगा। सियासी गलियारों में तो बयानबाजी होती है, लेकिन साल 2024 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान सुर्खियों में रहा है। उन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, यह सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे कि उनके नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है। इसके बाद खूब हंगामा मचा तो इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, हमें गलत को गलत कहने से परहेज नहीं करना चाहिए। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा और आरएसएस की तुलना जहर से की थी। उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वह है भाजपा और आरएसएस। वे जहर की तरह है। अगर सांप काटता तो वह व्यक्ति जिसे काटा गया है मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस झूठ बोलती है। ये कुछ नहीं कि लोगों को फंसा रही है। भाई, हम नहीं फंसा रहे, आप फंसा रहे, झूठ बोल रहे, भ्रमित कर रहे, और इसीलिए उनसे दूर रहना आप लोगों का काम है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये आरएसएस और बीजेपी क्या है, ये विष के जैसा है। अगर आप बोलेंगे ये विष बोले तो कैसा रहता, थोड़ा चाट के देखेंगे बोल के, अगर विष को चाटे
तो आदमी जिंदा रहता। प्रकाश जी, ओम प्रकाश, अरे बम्बन लोग इधर सुनना जरा, तुम उधर बड़े थे। हाँ, चाट के देखे तो अगर विस्को नहीं, उसी आपके थ्रो ही चिपकाएगी ना उनको। तो 22 उनको अगर विष, आप विष को अगर थोड़ा चाक के देखते अगर बोले तो आप मरेंगे। वैसा ही एक बार बीजेपी को देखेंगे समझकर उनको फुल पावर महाराष्ट्र में दे देंगे तो आप सभी लोग मर जाएंगे। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद भी बयानों को लेकर चर्चा में रही। पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान पर जमकर विवाद हुआ। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह नैन सेकने जा रहे हैं, इसके बाद वह सरकार बनाएंगे। इस बयान को लेकर लालू प्रसाद यादव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। दक्षिण भारत से हिंदुत्व को लेकर कई बार अटपटे बयान दिए गए। जिसको मौका मिला उसने सनातन धर्म को लेकर भड़ास निकाली। ये सिलसिला 2023 में डीएमके नेता उदयनिधि मारन के बयान से शुरू हुआ, जिन्होंने सनातन को एक बीमारी बताया था। तो इस साल कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने एक कार्यक्रम में वीर सावरकर को लेकर कहा, वीर सावरकर एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह मांसाहारी थे और बीफ खाते थे। उन्होंने कभी गाय के वध का विरोध नहीं किया। इस विषय पर उनकी सोच काफी आधुनिक थी। दूसरी तरफ महात्मा गांधी एक सख्त शाकाहारी थे और हिंदू सांस्कृतिक रूढ़िवाद में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने गांधी को एक लोकतांत्रिक व्यक्ति बताया जो अपनी सोच में प्रगतिशील थे। दिनेश गुंडू राव के इस बयान पर सियासी कोहराम मचा। भाजपा ने कड़ा एतराज जताते हुए उन्हें इसे वीर सावरकर का अपमान बताया था। ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯನೇ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಘನ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನೇ ಕೃತ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಅತ್ಯಂತ ಹೀನವಾದಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಪಾಪದ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿ ನೀವು ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಫರ್ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಗೋಡ್ಸೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಚಿಂತನೆ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಕೊಲ್ಲೋ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇದೊಂದು ತ್ಯಾಗ, ನನ್ನ ಹೋರಾಟ. नेताओं की ओर से विवादित बयान देने का सिलसिला यही नहीं थमा। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी सांसद कंगना रनौत को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। नेगी ने विधानसभा में चर्चा करते हुए कहा था कि कंगना राज्य में तब आई जब सब कुछ सामान्य था, न तो वह तब आई जब भारी बारिश की चेतावनी थी, न ही तब जब उनके मंडी लोकसभा क्षेत्र में 9 लोग मर गए। वह बारिश के दौरान नहीं आना चाहती थी क्योंकि इससे उनका मेकअप धुल जाता और मेकअप के बिना लोग यह नहीं बता पाते कि यह कंगना रनावत है या उनकी मां। हम कितने समय के अंदर लोगों को जो है, पीड़ितों को जो है, हम जो है राहत दे सकते हैं। अगर अभी जो है कहीं बादल फट गया और 2 दिन बाद पहुंच जाए, जैसे कंगना जी कर रहे हैं। कंगना जी ने कहा, ट्विटर किया, उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे कुछ अधिकारियों ने, कुछ विधायकों ने ये कहा कि हिमाचल में रेड और येलो ऑरेंज है, इसलिए आप अभी मत आओ। जबकि उसमें समेज में उनके अपने चुनाव क्षेत्र में 34 लोग जान जो है गवा चुके थे, मंडी में 9 लोग जान गवा चुके थे।
तो ये जो मेरे ख्याल विधायकों में तो शायद जयराम जी होंगे, जिन्होंने कहा होगा मत आओ भाई, खतरा है, क्या आराम से आओ। अब अधिकारियों का पता नहीं कौन थे वो अधिकारी, अब उनको भी ढूंढना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कोई वो है, या तो उनको पूछना पड़ेगा बताइए कौन अधिकारी है। और जब सब कुछ ठीक हो गया, समय से मैं पहुंची वहां पर, और वो बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था, फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की माँ है, पता ही नहीं लगना था। तो वो आई उधर, तो जब सब कुछ वहां ठीक ठाक हो गया, घड़ियाली आंसू बहा के चले गई। तो ऐसा भी क्या करना, तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश में ही नहीं, 7 समंदर पार से भी ऐसी टिप्पणी की गई जिसने सियासी बवाल मचा दिया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान नस्लीय टिप्पणी करते हुए नई बहस को जन्म दे दिया। सैम पित्रोदा ने भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर भारत के लोग तो सफेद नजर आते हैं, जबकि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज दिखते हैं। दक्षिण भारतीय लोग अफ्रीकी जैसे और पश्चिम भारत के लोग अरब के लोगों जैसे दिखते। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान को उनकी निजी राय बताया था। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love idli. That's my food. That's no longer South Indian food. Okay, that's the India I believe in, where everybody has a place. Everybody compromises a little bit. If I go to Tamil Nadu and can't speak local language, that's okay. I'm still at home. Okay, people love me. I can go to any shop and buy anything and stay in any. देश की सियासत में इस साल संविधान की गूंज सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दी। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने एक बैठक में कहा था कि लोकसभा में 272 सांसदों के साथ सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करने का या नया संविधान बनाने के लिए हमें 2/3 से अधिक बहुमत की जरूरत है। लल्लू सिंह ने इस विवादित टिप्पणी से किनारा कर लिया, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनाव के दौरान खूब भुनाया, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। खत्म होने जा रहे साल 2024 में भी यूपी की सियासत में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की धूम रही। वहीं कभी अपने बयानों से तो कभी अपने सख्त अंदाज और विकास कार्यों के चलते चर्चा में रहे। चुनावी रैली हो या विधानसभा में भाषण, उनका हर एक बयान हेडलाइन बना। तो आइए जानते हैं 2024 में दिए सीएम योगी के ऐसे ही कुछ दमदार बयान, जिनसे गरमाई देश प्रदेश की सियासत। साल 2024 अपने अंतिम चरण में है और साल 2025 दस्तक देने लगा है। इस साल भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई बयान ऐसे रहे जिनके चलते वो चर्चा में रहे। एक ओर उनके बयान सुर्खियों में छाए रहे तो दूसरी ओर उनके बयानों के चलते न केवल यूपी बल्कि पूरे देश की सियासत गर्मा गई। बात करते हैं इटावा की, जहां 25 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा नेत्री के मंगलसूत्र के बयान पर 2 टूक जवाब दिया था और सपा सरकार में हुई हत्याओं का हिसाब मांगा था। उन्होंने दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय, राजू पाल व अधिवक्ता उमेश पाल की नृशंस हत्या का मुद्दा उठाते हुए पूछा था कि अलका राय, पूजा पाल, जया पाल और अयोध्या में कार सेवकों की पत्नी के मंगलसूत्र का हिसाब समाजवादी पार्टी कब देगी? सपा नेत्री जवाब दें। मैं पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दे इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगलसूत्र की भी कभी चिंता हुई समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ?
नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रुंगटा के वही भाजपा की बैठक में सीएम योगी ने कहा था कि ओबीसी समाज में बजरंग बली की शक्ति है, उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को तोड़ने में लगे रावण की लंका के दहन में देरी नहीं लगेगी। आप में, इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना है। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आह्वान था। साथ ही सीएम योगी युवती से हुई अभद्रता पर बिफरे थे। उन्होंने विधानसभा में तंज कसते हुए कहा था कि आरोपी मनोज यादव व मोहम्मद अरबाज सद्भावना वाले लोग हैं। हमारी सरकार के लिए महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इनके लिए सद्भावना नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। 20 अगस्त को सीएम योगी ने सपाइयों की जमकर भर्त्सना की थी। उन्होंने महिला उत्पीड़न की घटना पर सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि यह घटनाएं ही समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड है। कोलकाता की अराजकता पर चिकित्सक व आधी आबादी आंदोलित है, लेकिन सपा मुखिया का बेशर्मीपूर्ण बयान ही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है। कांवड़ यात्रा भी चल रही है। सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो
करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। ये पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। इसी तरह उन्होंने 26 अगस्त को आगरा में जो बयान दिया वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश व दुनिया में भी चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। वहीं कानपुर में एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा था कि सपा से जुड़े पन्नों को उलटेंगे तो उनका इतिहास काले कारनामों से भरा पड़ा है। समाजवादी पार्टी की टोपी लाल लेकिन कारनामे काले हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर नाच गाना चल रहा था, दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा। हरियाणा में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण से देश दुनिया आनंदित है, लेकिन घड़ियाली आंसू बहा रही बदनसीब कांग्रेस को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति व रोम की संस्कृति में। प्रभु राम अयोध्या धाम में विराजमान हो गए, लेकिन रोम की संस्कृति में पढ़े बढ़े बदनसीब एक्सीडेंटल हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक्सीडेंटल हिंदू देश व जनता के प्रति कभी ईमानदार नहीं हो सकते। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। 8 नवंबर को मीरापुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2012 से 17 के बीच नारा चलता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई गुंडा। इसके बाद सीएम ने अयोध्या व कन्नौज प्रकरण का जिक्र कर तंज कसा था कि देख सपाई बिटिया घबराई। सीएम का यह बयान भी काफी चर्चा में रहा। कुंदरकी में भाजपा की जीत में यह बयान भी काफी असरदार रहा। आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। एक निशान समाजवादी नेता मोइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया और समाजवादी पार्टी उस दुष्कर्मी को फिर भी अंतिम समय तक बचा करके क्लीन चिट दे रही थी। वहीं मैनपुरी विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा था कि बबुआ भी बालिग नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मैनपुरी वालों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आज जब मैं आपके पास आया हूं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अवश्य
करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। साल 2024 खत्म होने को है और जल्द ही ये साल बीता हुआ अध्याय बन जाएगा। लेकिन जब भी देश की सियासत में बयानों की बात होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ के इन बयानों का जिक्र जरूर छिड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली पेशकश में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।